दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको पिछले साल हरियाणा विधानसभा के चुनाव याद हैं? अक्टूबर में हुए थे जिसमें बीजेपी की सरकार आई थी। अ, इस इलेक्शन से पहले जब प्रचार प्रसार जोरों पे चल रहा था ना दोस्तों, तो मैंने एक अपने जेपी दलाल जी हुआ करते कृषि मंत्री, अब तो वो चुनाव हार गए लोहारू से। तो उनकी एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि हमने जो करना था वो कर दिया और यो इलेक्शन हम जीत रहे हैं, और अगर कुछ थोड़ी बहुत कसर बच भी गई होगी तो ऊपर हमारे जो दिल्ली वाले शेर बैठे हैं ना वे संभाल लेंगे। तो इसके ऊपर दोस्तों मैंने काफी सोचा है कि क्या करना, इन्होंने ये क्यों कहा है कि हमने जो करना था कर दिया। तो ऐसा क्या किया होगा इन्होंने कि भाई ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि चुनाव ही जीत जाएंगे। तो काफी सोच विचारने के बाद दोस्तों मेरे दिमाग में एक बात आई कि इन्होंने जरूर ईवीएम में गड़बड़ की है। क्यों? क्योंकि और तो कोई तरीका ही नहीं है। या तो फिर इन्होंने पैसे इतने बांट दिए होंगे, इनको ये लग रहा हो आगे भाई इतने पैसे बांट दिए हमने कि अब तो हमारी वोट पक्की। ये संभव है नहीं। क्यों? क्योंकि हर पार्टी और हर उम्मीदवार पैसे बांटता है। आजकल जो मतदाता इतने तेज हो चुके हैं कि वे हर एक से पैसे ले लेते हैं और वोट उन्होंने जहां देना होता है वहीं देते हैं, लेकिन पैसे किसी से मना नहीं करते। तो इस पॉइंट के ऊपर भी मैंने सोचा था, लेकिन ये मुझे नहीं लगा कि ये श्योरिटी है कि चुनाव में उनको वोट मिल जाएंगे। ईवीएम एक ऐसी चीज है दोस्तों कि सब कुछ सेंटर के हाथ में है, तो ये संभव है। और ईवीएम का तो ये जो टेस्ला के मालिक है इन्होंने भी ये कहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो मैंने उस टाइम वीडियो बनाई कि बीजेपी पार्टी हाईकमान ने अपने टेक्नोलॉजी का या उसका वो करते हुए ईवीएम को हैक कर लिया है और वो उसके हिसाब से वोटिंग पड़ेगी और दोबारा से बीजेपी की सरकार आएगी। तो इस ईवीएम के का जब मैंने उसमें वीडियो बनाई तो बहुत से अंध भक्तों ने मेरे को बड़ी बुरी बुरी सुनाई। आगे तू तो एजेंट है, कांग्रेस का एजेंट है, हुड्डा का एजेंट है, ये है वो है, ईवीएम तो हैक हो ही नहीं सकती, ये तो संभव ही नहीं है। खैर चलो दोस्तों, मैंने जो कहना था वो कह दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर इलेक्शन से 2 या 3 दिन पहले नायब सैनी जी का मैसेज आया कि ये जो अधिकारी ये जा रहे हैं ना दूसरी तरफ है, इनको लग रहा है कि हमारी सरकार नहीं आएगी और मैं इनको वार्न करना चाह रहा हूँ कि हमने जो करना था कर दिया रहा, हमारी सरकार आने लग रही है अगली बार भी, तो ये संभल जाएं। तो तब मैंने उनकी ये स्टेटमेंट सुनी, आप भी सुन सकते हैं दोस्तों, ये वो सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं, ये नहीं कि मैं कोई गुप्त बात कर रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, और फिर मेरी नज़र वहीं गई। तो फिर मैंने वीडियो बनाई है कि ज़रूर ईवीएम को हैक कर लिया है और ये सरकार जनमत से नहीं ईवीएम से बनने जा रही है। तो जैसी वीडियो आई तो दोस्तों ये अंधभक्तों ने फिर मेरी ऐसी तैसी कमेंट के ऊपर कमेंट के ऊपर कमेंट कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तब तो आपने ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी ने ईवीएम हैक कर लिया, और इस तरह की काफ़ी बातें आई। खैर दोस्तों, अब मेरा काम है वीडियो बनाना, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे ठीक लगता है मैं वो बोल देता हूँ। अब जो गलत लगता है उसको गलत बोल देता हूँ, ठीक को ठीक बोल देता हूँ। तो वो बात आई गई हुई। लेकिन दोस्तों अब आज एक ऐसा केस आया है जिससे मेरी बात का पुख्ता प्रमाण मिलता है कि मैंने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। पहले तो मैं आपको दोस्तों उस केस की डिटेल बताना चाहूँगा। केस है दोस्तों पानीपत जिले का, हरियाणा के अंदर पानीपत जिला है। उस पानीपत जिले के अंदर बवाना लाखुए गांव है। उस गांव में 2022 में सरपंच के इलेक्शन हुए थे और उसमें जो दो कैंडिडेट तो कई थे, लेकिन मेन दो कैंडिडेटों की ये लड़ाई थी। एक तो थे कुलदीप सिंह और दूसरे थे मोहित कुमार। तो इस इलेक्शन में दोस्तों कुलदीप सिंह जीत गए और जो मोहित कुमार थे वो हार गए थोड़े से अंतर से। तो उनको ये डाउट हुआ कि कुछ न कुछ ईवीएम के अंदर गड़बड़ है। तो उन्होंने दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस कर दिया। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यानी सिविल जज ने आदेश दे दिए कि ईवीएम की जो है कि काउंटिंग दोबारा की जाए। जब दोबारा काउंटिंग के आदेश हुए तो जो जीते हुए सरपंच थे यानी कुलदीप कुमार, उन्होंने वे पहुंच गए हाई कोर्ट के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ कि काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। और पता नहीं कैसे क्या करके कहाँ से वो हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से आदेश लिया है, सदगन आदेश लिया है कि ये काउंटिंग नहीं होगी। और जो इलेक्शन आयोग ने उनको बोल दिया, जो उनको सर्टिफिकेट दे दिया वही मान्य होगा और काउंटिंग नहीं होगी, और ये जो सरपंच है कुलदीप कुमार यही रहेंगे। लेकिन दोस्तों वो जो दूसरा उम्मीदवार था ना हारे, उसको कॉन्फिडेंस था। जैसे मैं अपने पूरे जो भी बोलता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, और मैं आज भी बोलता हूँ कि ये ईवीएम की सरकार है, ये जनमत की सरकार नहीं है। तो दोस्तों उसको भी कॉन्फिडेंस था। तो वो चला गया सुप्रीम कोर्ट
और सुप्रीम कोर्ट में उसने लगा दी अर्जी के सर ये गड़बड़ है, मुझे लग रहा है कि ईवीएम मशीन कुछ ना कुछ हेरा फेरी है और उसकी जांच करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों सीधा आदेश दे दिया कि जांच वांच छोड़िए, ईवीएम को यहीं लेके आते हैं। और उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को आदेश दे दिया कि इस इलेक्शन के अंदर जो भी ईवीएम यूज हुई थी उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई ईवीएम, साथ में वो कमिश्नर भी पहुंच गए। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा था कि मेरे सामने इसकी काउंटिंग होगी, किसी की मान्यता नहीं होगी, न हाई कोर्ट के आदेश न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश, कुछ नहीं, अपने सामने मैं इस चीज की काउंटिंग करवाऊंगा। और उन्होंने वहीं एक अलग से कमरा वो करके न सब रजिस्ट्रार थी कावेरी देवी सुप्रीम कोर्ट की, उनको बना दिया ओएसडी। ओएसडी का मतलब ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, यानी उनकी स्पेशल ड्यूटी लगा दी आके इस ईवीएम मशीन की गणना तुम करोगे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो उसके सामने दोस्तों, मजिस्ट्रेट के सामने उस ईवीएम का जो रिजल्ट आया ना, तो वो कुलदीप कुमार था वो हारा हुआ निकला और जो मोहित कुमार था वो जीता हुआ निकला। यानी उस ईवीएम के अंदर जो काउंटिंग थी वो गलत थी और जो पहले उम्मीदवार जीता हुआ था उसको हारा हुआ दिखा रही थी और दूसरे उम्मीदवार के जो वोट है वो दिखा रही थी ज्यादा वोट, और वो 51 वोट से वो उसी टाइम जो दूसरा उम्मीदवार था वो जीत गया। तो उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, जो उस टाइम सरपंच था कुलदीप कुमार उसको हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया और उसी टाइम दूसरे उम्मीदवार को उसको सरपंच बना दिया और उसको लेटर दे दिया उसका सरपंच बनने का, तुरंत प्रभाव से फैसले को लागू करने का आदेश दे दिया। तो अब ये देखिए दोस्तों, ये एक केस तो चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन कितने कैसे केस हैं। अगर इसी केस को हम हरियाणा सरकार के ऊपर लागू करें तो अगर हरियाणा सरकार के जो इलेक्शन हुए थे, सॉरी हरियाणा विधानसभा के जितने भी इलेक्शन हुए थे, मैंने कम से कम 10 से 15 विधानसभा सीटों के ऊपर डाउट किया था कि इन सीटों के ऊपर ईवीएम में हेरा फेरी हो सकती है। अगर वो मशीनें, और वो उस टाइम भी दिया था और वो मीडिया में भी आई हुई थी कि कम से कम इन के ऊपर शक है, इन ईवीएम मशीनों के ऊपर शक है, इन विधानसभा सीटों के ऊपर डाउट है। और उस जैसे सोनीपत जिले की या और जिनके अंदर जो गणना का जो अंतर है काउंटिंग का, वो 2 से 2,500 या 3,000 के आसपास, यानी काउंटिंग का अंतर बहुत कम है, वहां पर उन मशीनों में हेरा फेरी की संभावना है दोस्तों। अगर इस मशीन को इन उन विधानसभा के अंदर जो मशीनें यूज हुई अगर उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम 10 से 15 सीटें बीजेपी सरकार यानी हरियाणा बीजेपी सरकार लूज कर जाएगी दोस्तों, पक्का लूज कर जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उन ईवीएम मशीनों की गिनती की जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ गिनती की जाए, तो पक्का मैं जो सोच रहा हूँ वही रिजल्ट आएगा। अब लेकिन सवाल ये होता है कि लेके कौन जाए उस चीज को। तो सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, उचाना के जो लूजिंग कैंडिडेट है ब्रजेंद्र सिंह, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के हैं, वो सिर्फ 32 वोटों से हारे हुए और उन्होंने केस कर रखा है हरियाणा के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हरियाणा के अंदर जो केस होते हैं हाई कोर्ट तक जाते हैं, पहले लोअर कोर्ट में, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, तो ये शायद टाइम वेस्ट करने की चीज है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तारीख पर तारीख मिलती रहती है, तारीख पर तारीख मिलती रहती है। और एक उदाहरण और मैं बताना चाहूंगा, अटेली के हारे हुए विधायक है अतरलाल। अतरलाल ने भी हालांकि केस कर रखा है, लेकिन पिछले महीने उनकी तारीख थी और अब फिर तारीख मिल गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस मामले को भी अतरलाल सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे तो आरती राव जी चुनाव हार जाएंगी, जहां तक मेरा अपना आइडिया है। और अगर वो यहीं पर रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जब 1 साल होने को आ रहा है, आज उनको न्याय नहीं मिला तो 4 साल और ऐसे ही तारीख पे तारीख मिलती रहेंगी। और अगर 2029 में उसका रिजल्ट आया भी और अगर उचाना से अगर ये ब्रजेंद्र जीत भी गए या फिर अटली से अतरलाल जीत भी गए तो उसकी कोई भी अहमियत नहीं रहेगी। तो जितना जल्दी संभव हो सके मैं यही कहना चाहूंगा अतरलाल को और यही कहना चाहूंगा ब्रजेंद्र सिंह को कि वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएं जितना जल्दी हो सके और सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करें कि ये जितनी भी इन इलेक्शनों में ईवीएम मशीनें हुई थी उनकी गिनती उसी तरह की जाए। अगर एक केस का दावा, एक केस का रेफरेंस दिया जाता है तो कोई भी कोर्ट है उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है और उसको टाइम वेस्ट नहीं होने देती।
अगर ये दोनों उम्मीदवार नहीं जाते तो मुझे लगता है कि फिर जाना चाहिए भूपेंद्र हुड्डा जी को। क्यों? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनते और वो मुख्यमंत्री नहीं बने, तो उनको लेके जाना चाहिए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन दोस्तों, जिस दिन से अभय चौटाला जी ने उनके ऊपर आरोप लगाए उस और ये वाड्रा में जो ईडी ने चार्जशीट पेश की, उसमें उनकी परिस्थितियों को देखते हुए जो तथ्य जो पॉइंट उसमें दिए गए हैं, उसमें भूपेंद्र हुड्डा जी का कोई भी नाम नहीं है। इससे मुझे लगता है कि शायद भूपेंद्र हुड्डा जी भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे। फिर कौन बचता है? तो फिर मैं कहूंगा कि अगर कुमारी शैलजा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती हैं तो कुछ बात बन सकती है। या तो राहुल गांधी लेके जाएं, या राहुल गांधी किसी की ड्यूटी लगाएं, या कुमारी शैलजा, या चौधरी वीरेंद्र सिंह, या रणदीप सुरजेवाला। अगर ये सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन ले लेती है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी, वर्तमान बीजेपी की 10 से 15 सीटें कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आज भी मुझे डाउट है कि मशीनों के अंदर, ईवीएम मशीनों के अंदर हेरा फेरी की गई है, रिजल्ट में हेरा फेरी की गई है, किस तरीके से की गई है वो तो खैर टेक्नीशियन बता सकते हैं, एक्सपर्ट बता सकते हैं, जो इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट है वो बता सकते हैं। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि अगर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है दोस्तों। और जो और भी लोग आरोप लगाते हैं, मेरे जैसे लोग जो आवाज उठाते हैं इसके खिलाफ, उनको भी यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में जाते ही उन्हें न्याय मिलेगा। और जो सच्चाई जो भी है, भले ही वो ना हो ऐसा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक अगर मामला जाता है तो यकीन है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी सच्चाई है, चाहे वो कुछ भी हो, वो सामने आ जाएगी दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को जाना चाहिए, जल्द से जल्द जाना चाहिए। और अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और रिजल्ट बदलता है तो ये देखिए क्या होगा, उसकी कल्पना करिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, कमेंट जरूर करें। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि अंधभक्त जितने भी उनके फिर वो आएंगे, कमेंट आएंगे और वो फिर मेरे को भला बुरा सुनाएंगे, लेकिन इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि अंध भक्तों को ये देश दिखाई नहीं देता। उन्हें दिखता है तो सिर्फ एक हिंदू हृदय सम्राट दिखता है, या फिर 56 इंच का सीना दिखता है। ये बात अलग है कि ट्रंप के टैरिफ के मामले में वो 56 इंच का सीना पीछे के 6 इंच का रह गया। लेकिन खैर इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे दोस्तों। लेकिन आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ तो आपसे एक विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा ये हौसला बनता रहे और मैं इसी तरह की विवेचना और वीडियो आप तक लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।